गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का एक्सलेंट ऑनलाइन क्लासेज में वेलकम है। मैं रविंदर सर आप सबके लिए हिंदी विषय का टॉपिक लेकर उपस्थित हूँ। आज की क्लास में हम सभी हिंदी भाषा की पहली टॉपिक को पढ़ने का प्रयास करेंगे। आइए बच्चों, हम सब लोग एक एक करके सारी बातों को सुने और समझें। हिंदी भाषा की जो सबसे पहला टॉपिक है मेरा बच्चों, जिसको हम पार्ट 1 बोल पा रहे हैं, जिसका नाम है हिंदी भाषा एक परिचय। मतलब बच्चों, हम लोग इसमें हिंदी भाषा के परिचय को समझेंगे, जानेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे बच्चों कि हिंदी के बारे में, कि हिंदी आप देख सकते हैं बच्चों कि हिंदी जो शब्द है या हिंदी जो विषय की नाम हुई, आखिर हिंदी है क्या चीज़। हमारा जो पहला प्रश्न होगा बच्चों कि हिंदी क्या है। देखिए, हिंदी एक भाषा है। हिंदी क्या है बच्चों? हिंदी एक भाषा है जिसमें भाषा के बारे में बताया गया बच्चों कि विचारों का आदान प्रदान करने का माध्यम है। अगर कोई व्यक्ति हमसे पूछ लेता है कि हिंदी क्या चीज़ है, तो आपको बोलना है हिंदी एक भाषा है। लेकिन भाषा क्या है? तो भाषा एक माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। अब बच्चों देखेंगे आप लोग हिंदी भाषा का जो हम सबसे पहले आपको बताया है कि आज हम लोग एक परिचय लेंगे। तो हिंदी भाषा का जो परिचय में बात आएगी वो एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3 तरीका से इसका हम परिचय प्राप्त करने का प्रयास करेंगे बच्चों। देखिएगा, सबसे पहला है ऐतिहासिक दृष्टिकोण, जिसमें हम हिंदी भाषा की उत्पत्ति के बारे में जानेंगे। दूसरा है बच्चों भौगोलिक दृष्टिकोण, जिसमें हम ये जानेंगे कि हिंदी भाषा जो है भारत में कहाँ कहाँ बोली जाती है। और बच्चों राजनीतिक दृष्टिकोण में हम लोग ये समझेंगे कि हिंदी को भारतीय संविधान में किस रूप में शामिल किया गया है या किस रूप में दर्जा दिया गया है। इन सभी बातों को हम लोग एक एक करके जानने का प्रयास करेंगे बच्चों। हिंदी का ऐतिहासिक दृष्टिकोण। अब बच्चों आपको समझना होगा ऐतिहासिक दृष्टिकोण में सबसे पहले से देखेंगे हम लोग नामकरण। स और ह, ध और द, ये क्या लिखा हुआ है सर जी? इसका मतलब ये है बच्चों कि जब हमारे भारत में जब बाहरी लोगों का आगमन हुआ तो उनके पास उनकी भाषा में, खास करके फारसी भाषा में, स न हो करके जो था बच्चों ह था, और ध न हो करके क्या था बाबू? द था। तो जिसके कारण कहा जाता है बच्चों कि जब उन्होंने सिंधु नदी को पार करके भारत में आने का प्रयास किया या आया, तो उन्होंने सिंधु नदी के नाम को वो लोग अपने तरीका से सिंधु न कह करके उसको नाम का रखा छोटू हिंदू कहा, क्योंकि उनका प्रोनाउंसिएशन मतलब उच्चारण बच्चों कुछ इस टाइप से था कि स को लोग ह कहते थे और ध को द बच्चों। अब क्या हुआ, यहाँ पे छोटू हिंदू बना, और जो लोग वहाँ पे रहते थे बच्चों, जो सिंधु नदी को हिंदू कह लिया बच्चों, और जो उस एरिया में जो रहने वाले लोग थे उनकी जगह को, उनके स्थान को लोग हिंद बोला बच्चों। और उनको जो बोली थी, उनकी जो भाषा थी बच्चों, उसमें ई लगा करके हिंदी या हिंदवी कहिएगा बच्चों, हिंदी शब्द का उत्पत्ति हुआ। आपको बता दें बच्चों, हिंदी खुद जो है, हिंदी एक भाषा है, लेकिन हिंदी जो शब्द है बाबू वो फारसी भाषा का शब्द है। एग्जाम में पूछ सकता है बाबू कि जो हिंदी भाषा है वो किस भाषा का शब्द है, तो बच्चों आपको बताना होगा फारसी भाषा का। आपको मैं हल्का सा नोट करके लिख दिया हूँ कि हिंदी कहिए, हिंदू कहिए, हिंदुस्तान कहिए बच्चों, ये सब फारसी भाषा का शब्द है। एग्जाम में छोटू काफ़ी भी आई है, एग्जाम के लिए पूछ सकता है कि हिंदी जो शब्द है वो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, किस भाषा का बोलेंगे? फारसी का, हिंदू फारसी का, हिंदुस्तान भी फारसी का। यहाँ तक बच्चों आप लोग समझे। अब देखिएगा बच्चों, हल्का सा आगे चलते हैं
हिंदी भाषा की उत्पत्ति एकदम आसान है बच्चों, या उसको हम उद्भव कहेंगे या उत्पत्ति। आपको हल्का सा मैं जानकारी दे दूं बच्चों कि हिंदी भाषा की आदि जननी संस्कृत भाषा है। आदि जननी मतलब बच्चों जहाँ से शुरुआत हुआ, मूल जड़ है बाबू, उसको नाम क्या दिया गया है? संस्कृत। अगर आप समझेंगे बच्चों अच्छे तरीक़ा से, खास करके आपको पीजीटी, टीजीटी, सीटेट, टेट या आकलन या कई प्रकार के शिक्षक भर्ती परीक्षा बच्चों, ग्रुप डी, आप जिस प्रकार की परीक्षा जीडी क्लास होगा आप देना चाहेंगे बच्चों, तो उसमें आपको कई लेवल के हिंदी पूछता है बच्चों। मैं यहाँ पर क्या किया बच्चों, बिल्कुल अच्छे तरीक़ा से एकदम सामान्य जनक में मतलब सभी चीज़ों को लगाने का प्रयास कर रहा हूँ। आप लोग पेशेंस रख के, धैर्य रख करके इन सब बातों को सुने, समझे और नोट्स लें बच्चों। देखिएगा हिंदी का जो विकास क्रम बच्चों है, अगर कहिएगा सबसे पहले भारत में जो प्राचीन समय था, जो प्राचीन आर्य भाषा कहते हैं, माने आर्यों की भाषा, वो सबसे पहले संस्कृत थी। जब मध्यकालीन हुआ बच्चों, उसमें जो आर्य लोग की भाषा हुई, थोड़ा सा परिवर्तन हुआ, पाली हुआ, फिर प्राकृत हुआ, फिर अपभ्रंश बच्चों। अपभ्रंश के बाद जब आधुनिक की बात होगा तो बच्चों अवहट के रूप में देखने को मिला, सौर सेनी के रूप में देखने को मिला, और अंतोगत्वा बच्चों हिंदी यहाँ पर आज जो हम लोग जान रहे हैं वो हिंदी बन करके तैयार हुआ। तो कहने का मतलब बच्चों कि संस्कृत से सफ़र शुरू करते हुए आज हम लोग जो है वो हिंदी पे ला के इसको हम लोग रोके हैं। और बीच की भाषा है बच्चों, लेकिन उतनी प्रचलित नहीं रहा। आज हिंदी भाषा जो है भारत की एक महत्वपूर्ण भाषा मानी जाती है, और हम लोग इसको समझ पाए कि इसका उत्पत्ति संस्कृत से हुआ है। लेकिन हाँ बच्चों, अगर मध्यकालीन से आधुनिक की बात करेंगे बच्चों तो बोलिएगा अपभ्रंश से, या बच्चों अवहट से, या सौर सेनी से। तो बच्चों कहा जाता है कि अपभ्रंश के बाद जो अवहट है और सौर सेनी बच्चों उतनी प्रचलित नहीं हो पाई, जिसके कारण बच्चों सीधे कहा जाता है कि अपभ्रंश के बाद जो भाषा हम लोग को साहित्यिक रूप में सुनने जानने को मिला वो हिंदी मिला। इसीलिए अधिकांश विद्वान का मानना है बच्चों कि हिंदी की उत्पत्ति अपभ्रंश से हुई है। कुछ लोग सौर सेनी मतलब खड़ी बोली भी मान लेते हैं, लेकिन बच्चों आपको ऑप्शन देखना होगा। अगर कहीं ऑप्शन में सौर सेनी है तो लगाइएगा, यहाँ था बच्चों अपभ्रंश का लगेगा, और आदि जननी कहेगा छोटू तो संस्कृत कहिएगा। इस तरह से बच्चों आप हिंदी की उत्पत्ति को आपने अभी तक समझने का प्रयास किया। अब देखिए बच्चों थोड़ा सा मैं आगे बढ़ता हूँ। अगर थोड़ा सा आपको मैं परिचय दे दूँ संस्कृत के बारे में बच्चों। देखिए संस्कृत जो है एक मूल भाषा है, लेकिन बाबू जो प्राचीन समय था उसमें एक रूप नहीं थी, दो रूप था। एक वैदिक संस्कृत बच्चों और एक लौकिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत हम उसको कहते बच्चों जिसमें वेद या उपनिषद या पुराण की रचना की गई। लेकिन बाबू लौकिक वह थी जो आम लोग की भाषा थी, साहित्यिक रूप से सरल थी, और रामायण और महाभारत भी इसमें लिखा गया। अगर आज की बात पूछ ले बच्चों आपसे कि बताइए वेद जो है वो किस भाषा में? संस्कृत में। रामायण किस में? संस्कृत में। लेकिन बच्चों थोड़ा सा अंतर है बच्चों, अगर डीप में कोई पूछा तब जो रामायण महाभारत है उसके लौकिक संस्कृत, और वेद पुराण उपनिषद है बच्चों उसके लिए वैदिक संस्कृत। छोटो जरूर आप याद करने का प्रयास करेंगे। दोबारा आप सुनिएगा बच्चों, आसान तरीका से इसको समझ जाइएगा, टफ एकदम नहीं बच्चों। संस्कृत के बाद बाबू देखिएगा आता है पाली। पाली देखिएगा बौद्ध धर्म की भाषा है बच्चों। इसमें आपको बताओ गौतम बुद्ध द्वारा जिसको धर्म को चलाया गया था बौद्ध धर्म, उसी की भाषा है, जिसको हम कहेंगे बच्चों कि बौद्ध धर्म का जो सबसे अच्छी पुस्तक धार्मिक ग्रंथ कहिएगा त्रिपिटक, जिसमें अधिधर्म है, सूत है, विनय पिटक बच्चों, तीनों को मिला के बना है। उसकी जो भाषा है वो और कोई नहीं बच्चों पाली ही है बच्चों। अब देखिए आगे देखिएगा थोड़ा सा सुष्टू। अगर पाली की हम बात करेंगे बच्चों, पाली की बात करेंगे तो बिल्कुल आसान तरीका से बच्चों समझने का प्रयास कीजिएगा। अगर मैं पाली की बात करूं बच्चों, देखिएगा आता है प्राकृत। प्राकृत बाबू जैन धर्मों की भाषा है, और इसमें कहा जाता है बच्चों कि जो उनकी
जब सबसे पवित्र ग्रंथ है आगम बच्चों, आगम भी प्राकृत भाषा में ही लिखा गया था। इसके बाद बाबू आया अपभ्रंश। अपभ्रंश के बारे में कहा जाता है कि अपभ्रंश भाषा जो थी, एक याद कीजिएगा बच्चों, एकदम आसान है। अपभ्रंश भाषा जो है उसमें क्या हुआ था कि जो प्राकृत था, पाली था या संस्कृत था बच्चों, उसका रूप लोग बिगाड़ दिया। शब्दों का रूप बिगड़ना बच्चों अपभ्रंश कहलाता है। जैसे देखिएगा उसमें उच्चारण की अशुद्धता आ जाएगा। रामेश्वर, रामेश्वर न बोल के बच्चों हम अगर रमेश्वर बोलते हैं, है रामेश्वर, ये क्या बोल रहे हो बच्चों, रमेश्वर, तो इसका इसी का रूप छोटू हल्का सा चेंज हो गया, बिगड़ गया बच्चों, तो देखिए ये आपका अपभ्रंश कहलाएगा। अब यहाँ तक आपने समझा बच्चों, अपभ्रंश तक देखिएगा आगे। अब उसके बाद भाई आएगा सौर सेनी। सौर सेनी के बारे में छोटू कहा गया, कितना आसान है देखिएगा कि अपभ्रंश भाषा का एक प्रकार है, वही है या खड़ी बोली कहिए बच्चों, और उसी सौर सेनी से हम लोग हिंदी की बात करेंगे। अब देखिएगा सौर सेनी के बाद बच्चों हिंदी जो अवहट है बच्चों, किसी न किसी क्षेत्र में बोली गई, लेकिन उसका कहीं भी उसका रूप नहीं बन पाया, लेकिन सौर सेनी खड़ी बोली इसकी चर्चा की गई बच्चों। उसके बाद हिंदी आया बच्चों, जो सबसे पहले लोग हिंदी मिला बच्चों, उसी का नाम रखा गया है प्राचीन हिंदी, जो 1000 AD से बच्चों 1300 AD या 1400 AD दोनों माना गया बच्चों। जैसे अनेक विद्वान अलग अलग इसको विचार दिए हैं, आप भी कोई कन्फ्यूज मत होइएगा। 1100 1300 बोलिए सही है बच्चों, या 1400 भी आपका सही है बच्चों। अच्छा, अब बाबू हिंदी का 3 काल देखेंगे। प्राचीन हिंदी, मध्यकालीन हिंदी बच्चों 1350 से 1850 तक बच्चों, और आधुनिक हिंदी छोटू 1850 से अभी तक चल रही बच्चों। बहुत आसान तरीका से इन चीज़ों का आप देख पाएंगे और समझेंगे बच्चों। अब देखिएगा अगला बाबू, बहुत आसान है, प्राचीन हिंदी को समझे बच्चों। इसका जो काल है बाबू 1100 AD से 1300 AD कहिए या 1400 बच्चों, कोई दिक्कत नहीं। भाई हिंदी का हम शुरुआत क्यों मानते हैं, तो देखिए भाई यहाँ से हिंदी भाषा में छोटू रचना शुरू हो गई थी। जो सबसे पहले रचना की रचा बाबू, उनका नाम है अमीर खुसरो, जो बच्चों पहेली बुझनिया बताते थे, लिखते थे बच्चों, जिसको मुकरिया कहते थे। पहेली का उत्तर छोटू अंत में होता था। तो अमीर खुसरो को प्राचीन हिंदी का कवि माना गया बच्चों, प्रमुख कवि हैं, और इन्होंने मुकरिया को लिखा है बच्चों। अब देखिएगा अगला है चंद बरदाई। पृथ्वीराज चौहान का जीवनी पृथ्वीराज रासो के नाम से जो लिखे हैं बच्चों, कोई और नहीं है, वो चंद बरदाई ही लिखे हैं, जो पृथ्वीराज चौहान के पूरी जीवनी का, वीरता का वर्णन किए हैं, किस प्रकार से मोहम्मद गौरी से बच्चों ने लोहा लिया है, इन सभी चीज़ों का इन्होंने वर्णन किया बच्चों। अब आइए सेकेंड देखिए बच्चों, मध्यकाल हिंदी। मध्यकाल में हिंदी का रूप छोटू कैसा रहा था, उसको आप थोड़ा देख लीजिएगा। जो मध्यकाल का समय बच्चों 1350 AD से 1850 AD। बाबू इसका एक अन्य नाम भी है भक्ति काल कहिएगा। इसमें जो भी कवि, लेखक, रचनाकार है बच्चों, इन्होंने भक्ति की माता को प्रस्तुत किया बच्चों। आप देख सकते हैं प्रमुख कवि इसका है मलिक मोहम्मद जायसी, जो पद्मावत लिखे बच्चों, या आखिरी कलाप लिखे बच्चों, या आलाप कहिएगा। सेकेंड बच्चों देखिए कबीर हैं, कबीर साहब ने साखी, सबद, रमैनी 3 प्रकार के ग्रंथ को रचना किया बच्चों, जो तीनों को मिला करके हम लोग एक में कहते हैं बीजक। इसको क्या कहते हैं बच्चों, बीजक कहते हैं। आप उसको समझने का प्रयास करो बच्चों। एक बहुत बड़ी बात छोटू जो सबको दिल में बैठा लीजिएगा कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इन्हें मतलब किसे बाबू, कबीर दास को बानी का डिक्टेटर कहा है बच्चों। कहा जाता है छोटू कि उन्होंने अपने हाथ से कलम कभी छुआ नहीं छोटू, जो बोले वही कविता बन गया छोटू, वही दोहा बन गया। इस तरह से उनकी बोली थी बच्चों, वाणी का डिक्टेटर, मतलब छोटू बिल्कुल अनुशासित रूप में
बोल रहे हैं और रचना स्टार्ट हो रहा है बच्चों। इस तरह से उनको बानी का डिक्टेटर कहा गया है। आप जरूर इसको याद कीजिएगा। और के कहा है बच्चों, हम नहीं कहे, हजारों लोग कहे, यानी हजारी प्रसाद द्विवेदी कहा बच्चों। अब देखिए जो थर्ड बाबू सूरदास, देखिएगा सूरदास बच्चों जो सूर सागर लिखे हैं, कृष्ण भगवान का सजीव चित्रण किया है बचपन का बाबू, बड़ा मार्मिक भी है। लेकिन देखिए छोटू, हम सूरदास को अष्ट छाप का जहाज कहा गया, इनका उपनाम है बच्चों, जरूर याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों, अष्ट छाप का जहाज कहा गया है। अब देखना बच्चों तुलसीदास छोटू, इनके बारे में कहा गया कि रामचरितमानस जो पूरे आज भारत के लोगों में भारत के हर एक लोगों को बच्चों रामचरितमानस, राम सीता की वर्णन बच्चों सब कोई जान रहा बच्चों, उसको जो रचनाकार है हमारे माननीय तुलसीदास बच्चों। और कहा जाता है बच्चों कि जो रामचरितमानस लिखा गया है वो अवधी भाषा में लिखा है बच्चों। एक बहुत बहुत बड़ी बात बच्चों याद कीजिएगा, अवधी भाषा तो हम लोग जानते हैं बच्चों, लेकिन अगर कोई ऑप्शन मिस किया तो बैसवाड़ी अवधी भाषा बच्चों याद कीजिएगा, बैसवाड़ी जरूर याद कीजिए बच्चों, जिसमें हम लोग रामचरितमानस को जानते हैं, पढ़ते हैं। और के लिखा बच्चों, तुलसीदास ने लिखा है। अब देखिए बच्चों आगे आधुनिक काल, आधुनिक काल के बारे में बच्चों कहा गया, देखिएगा कि आधुनिक काल जो हिंदी का है वो तब से बच्चों जब भारतेंदु जी का जन्म हुआ, उसके बाद बच्चों तो इसका जो काल है 1850 से बाबू अभी तक चल रहा है छोटू। और इसका उपनाम है भारतेंदु युग, मतलब भारतेंदु जी का पदार्पण होने से ही आधुनिक काल का शुरुआत माना गया बच्चों, तो इसलिए इसको भारतेंदु युग भी हम लोग कह लेते हैं बच्चों। देखिएगा नोट करके मैं लिखा हूँ, बहुत आसान बाबू। हिंदी भाषा के इतिहास का आरंभ 500 BC से 1180 के बच्चों बीच में अपभ्रंश भाषा से होती है। ऐसी रचना छोटू 1100 ईस्वी में हुआ, लेकिन शुरुआत बोलचाल के रूप में आया बच्चों वो 500 BC से बाद छोटू 1180 बीच में अपभ्रंश भाषा के रूप में हम लोग को सुनने को मिला, जो बाद में हिंदी के रूप में परिणत हुआ। एक बहुत बड़ी बात बच्चों सबको लोग याद जरूर कर लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है बच्चों हमारे हिसाब से, इसको जरूर देख लेना है बच्चों। सबको देखिएगा कि अपभ्रंश भाषा के जो महान कवि है बच्चों कोई और नहीं है, स्वयंभू बच्चों, जिसे अपभ्रंश भाषा का वाल्मीकि भी कहा जाता है बच्चों। पूछिएगा कि हिंदी भाषा की उत्पत्ति अपभ्रंश भाषा से हुई है, और अपभ्रंश भाषा का जो महान कवि है बच्चों वो स्वयंभू थे, जिसको हम मैंने कहिएगा छोटू कि अपभ्रंश भाषा का हम वाल्मीकि भी कहते हैं। जिस प्रकार से संस्कृत भाषा में छोटू वाल्मीकि का योगदान है बच्चों, उसी प्रकार से अपभ्रंश भाषा में हमको स्वयंभू का योगदान मिलता है। अब बच्चों देखिएगा, अभी हम लोग हिंदी भाषा का ऐतिहासिक दृष्टिकोण देख रहे थे। मुझे विश्वास है बाबू कि आप लोग को बिल्कुल अच्छा लगा होगा और आप लोग इसको नोट्स भी बनाएंगे, अच्छा करेंगे। अब आइए बच्चों देखेंगे नंबर अगला बच्चों, हिंदी का भौगोलिक परिचय बच्चों। ये भाई भौगोलिक परिचय हिंदी का क्या होगा, तो बच्चों इसमें कहा गया कि हिंदी भाषा का जो भौगोलिक दृष्टिकोण है उसमें हम ये जानेंगे कि हिंदी भाषा कहाँ कहाँ बोली जाती है। देखिए हिंदी मध्य भारत में बोली जाने वाली भाषा है। मध्य भारत कहने का मतलब बच्चों गंगा जमुना का मैदानी भाग। बाबू अगर भारत के कोई राज्य पूछता है बच्चों तो 10 राज्य आप याद कीजिएगा जहाँ पे हिंदी बच्चों राजभाषा के रूप में या हिंदी वहाँ पर बोली जाती है। जैसे देखिएगा राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, हिमाचल, बिहार, झारखंड, हरियाणा, दिल्ली, अंडमान निकोबार द्वीप समूह बच्चों। इतना 10 इलाका में बच्चों, 10 स्टेट में छोटू 10 राज्यों में हिंदी भाषा की प्रधानता है। अब बाकी बच्चों जो राज्य बच के 18 राज्य बच्चों वहाँ उनकी अपनी भाषा है। हिंदी भी वहाँ लोग जाते होंगे, बोलते होंगे, उसकी बात अलग बच्चों। लेकिन जहाँ पर हिंदी की दर्जा या मान्यता प्राप्त की बात करें बच्चों, वो भारत में 10 राज्य में इसको मान्यता प्राप्त है। अब देखना है बच्चों आगे हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। देखेंगे हिंदी भाषा का संवैधानिक दृष्टिकोण,
ये क्या होता है सर जी? हम इसमें समझेंगे कि हिंदी भाषा को संविधान में किस प्रकार से मान्यता मिली है, कहाँ मिली है, संविधान में कहाँ लिखा गया बच्चों, इन सब बातों को हम समझने का प्रयास करें बच्चों। देखिएगा, हिंदी भाषा का संवैधानिक दृष्टिकोण। हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में मान्यता प्राप्त है। बहुत ही बड़े बच्चों, हम लोग कंफ्यूज हैं बाबू कि राष्ट्रभाषा की राजभाषा। नहीं भाई, हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में मान्यता प्राप्त है बच्चों। राजभाषा कहने का मतलब हुआ देश की कामकाज की भाषा। अब आइए, संविधान सभा में हिंदी को राजभाषा बनाने का जो प्रस्ताव लाए थे बच्चों, वो गोपाल स्वामी थे, गोपाल स्वामी अयंगर ने प्रस्तुत किया। उनका कहना था बच्चों कि हिंदी को राजभाषा बनाया जाए। उन्होंने क्या किया, इसका प्रस्ताव रखा। कहाँ रखा बच्चों? संविधान सभा में। आप कहोगे कि सर संविधान सभा क्या था सर? बाबू पता होगा, 1946 में कैबिनेट मिशन जब भारत आई तो उसके तत्वाधान में या उसके निर्देशन में कहा बच्चों कि भारत में संविधान सभा बनी, जिसका मुख्य काम था संविधान को लिखना, तैयार करना। संविधान सभा बना था बच्चों, जो संविधान को तैयार किया है उसी संविधान सभा में इसको रखा गया था बच्चों। अब आपको दिमाग में आएगा बच्चों कि सर गोपाल स्वामी अयंगर तो मांग किए, क्या सबसे पहले वही मांग किए? नहीं भाई, एक व्यक्ति का नाम और आता है बच्चों। देखिएगा, भारतवर्ष के लिए हिंदी को प्रथम मांग कि भारत की भाषा हिंदी है जो सबसे पहला मांग था 1901 ईस्वी में मदन मोहन मालवीय ने किया बच्चों। मदन मोहन कहिए बाबू, कहीं न कहीं देखिए, अगर आप जोड़ के पढ़ो बच्चों, मदन मोहन कहिए तो भगवान कृष्ण कहिए, गोपाल कहिए तो कृष्ण कहिए बच्चों, तो कहीं न कहीं दोनों का नाम छोटू मेल खाया है। तो कोई बात नहीं, आप याद जैसे कीजिएगा, मदन मोहन मालवीय पहली बार बच्चों, और संविधान सभा में जो प्रस्तुत किया है वो गोपाल स्वामी अयंगर ने किए बच्चों। इस तरह से आप इसको समझिएगा। हाँ बच्चों, भारतीय संविधान में हिंदी को राजभाषा के रूप में 14 सितंबर 1949 को मान्यता मिली। भाई, भारतीय संविधान में मान्यता कब मिला बच्चों? 14 सितंबर 1949 को छुटू। अब देखिए बाबू, आगे क्या होता है। संविधान में हिंदी का स्थान देख लीजिए बाबू, अनुसूची 8 में बच्चों। आपको पता है कि हमारे संविधान में 12 अनुसूची है बच्चों, उसमें 8वीं अनुसूची में छुटू आपको हिंदी को माने भाषा को रखा गया है। 8वीं अनुसूची में भाषा का प्रावधान है बच्चों, और उसी भाषा में आपका एगो हिंदी भी है बच्चों। भाग 17, टोटल भाग हमारे यहाँ 25 है बाबू, जिसमें छोटू 17 भाग में इसको हम लोग हिंदी को रखा गया है। अनुच्छेद देखिएगा, जो टोटल 395 अनुच्छेद बच्चों, या 465 जो बोलिएगा, जैसा आप जानते हैं बच्चों जानिएगा। 395 मूल है और ABCD करके बच्चों 465 है। उसमें जो अनुच्छेद है 343 से 351 तक के छोटू हिंदी भाषा का जो है उल्लेख किया गया है। ठीक है, नोट में लिखा हूँ बच्चों, बहुत आसान है बाबू। भारतीय संविधान में, संविधान की अनुसूची 8 में भाषा संबंधी प्रावधान का उल्लेख है। अनुसूची 8 में 22 भाषाओं को स्थान दिया गया है, जिसमें एक हिंदी भी है। बहुत आराम से बच्चों आप इसको एक बार नहीं, 2 बार, 3 बार आराम से घर में बैठ के देखिए बच्चों। कई प्रकार के सवाल एग्जाम में पूछ लेता है बाबू, बहुत आसान होगा। आप चाहे बच्चों बता दो आप सबको, एकदम बिल्कुल आसान तरीक़ा से अगर आप लोग का प्यार दुलार कमेंट मिला बच्चों, तो पूरा हिंदी में आपको मुफ्त में उपलब्ध कराऊंगा बच्चों। आप आसानी से सारी चीज़ों को सुनने समझने का प्रयास करें और नोट्स बनाते चलेंगे बच्चों, कहीं आपको दिक्कत नहीं होगी। और बच्चों आप लोग अंतिम तक मेरा वीडियो को देखें, आप लोग को अच्छा लगा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों। और अगर बिल्कुल अच्छा लगा बाबू तो अपने मित्रों को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें बच्चों, ताकि मेरी मनोबल भी ऊंचा बना रहे और मैं आप लोगों के लिए और वीडियो बनाता रहूं। धन्यवाद बच्चों। दैट्स ऑल। फिर मिलते हैं बहुत जल्द अगले क्लास में। दैट्स ऑल।